ऐसा वो लिखा हुआ है क्या? व्हेन ऐसा एक पॉइंट लिखा हुआ है देखो, व्हेन ट्रांसवर्स वेव पास थ्रू मीडियम, मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, और इसमें लिखा हुआ है अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मिला ऐसा? ठीक है, सो देख लो आप लोग, तीनों पॉइंट में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग लिख लेना। तो मैंने पहले पॉइंट में इधर लिखा है कि देर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम व्हेन द ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट थ्रू इट। जब मीडियम में से ट्रांसफर वेव जाती है तो प्रेशर में और डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। उसका कारण ऐसा है, इधर आने दो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज एक रस्सी है, ठीक है, तो रस्सी में से अगर मैं ट्रांसवर्स वेव पास करूँ तो ऐसा कभी नहीं होता है कि रस्सी जो है यहाँ पे अचानक से मोटा हो गया और यहाँ पे अचानक से पतला हो गया, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, ऐसा होता नहीं है। बट जब जब साउंड वेव जाता है तो साउंड वेव में क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल जमा होते हैं, और एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे पार्टिकल बहुत कम होते हैं। अगेन एक जगह होती है जहाँ पे पार्टिकल बहुत सारे ज्यादा होते हैं। तो आपको पता है जहाँ पे ज्यादा पार्टिकल है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पे कम पार्टिकल है वहाँ पे रेयरफैक्शन। बुक में ना कंप्रेशन को ऐसे दिखाते हैं, बहुत सारे लाइंस नजदीक ड्रॉ करेंगे तो कंप्रेशन, लाइंस को दूर दूर ड्रॉ करेंगे तो रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन। तो अगर आप तुम नोटिस करोगे
तो जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाती है कहीं से, तो कहीं पे ज्यादा पार्टिकल, कहीं पे कम पार्टिकल। तो ज्यादा पार्टिकल मतलब हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, कम पार्टिकल मतलब लो डेंसिटी और प्रेशर। तो कहीं पे ज्यादा प्रेशर, कहीं पे कम प्रेशर, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी, कहीं पे कम डेंसिटी। ऐसा कहाँ होता है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव में होता है, बराबर है। बट ट्रांसवर्स वेव में कहीं पे मोटा वाला रस्सी, कहीं पे पतला रस्सी, ऐसा होता नहीं है। रस्सी जो है वो एज उसका जो लेंथ या थिकनेस जो है वो सेम ही रहता है, वो चेंज होता नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसवर्स वेव जब भी पास होता है तो ना प्रेशर चेंज होता है ना डेंसिटी चेंज होता है। बट अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहीं से पास होता है तो क्या चेंज होता है बोलो? प्रेशर भी चेंज होता है और डेंसिटी भी चेंज होता है। और कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है? तो जहाँ पे कंप्रेशन है वहां पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों ज्यादा ज्यादा होता है। और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है वहां पे दोनों भी चीजें क्या होती है? कम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहला वाला। दूसरा पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज का मतलब, अगर आपका आपका आपको इंटेंशन ये है कि ट्रांसवर्स वेव को एक ही डायरेक्शन में भेजना है, सिंगल डायरेक्शन में भेजना है, तो आप ये पॉसिबल है। बट अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि साउंड वेव को एक ही डायरेक्शन में भेजो, पॉसिबल नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, साउंड पीछे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऑल डायरेक्शन में जा रहा है। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है? थ्री डायमेंशनली। वो किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपने किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर लिया तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एक तरफ कर देना, कोई भी एक तरफ कर देना। तो जो साउंड में पॉसिबल नहीं है, ये साउंड मतलब लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज, उसको किसी एक तरफ नहीं कर सकते। बट लॉन्जिट्यूडिनल सॉरी ट्रांसवर्स वेव को कर सकते हैं। तुम बोलोगे कैसे? रस्सी एक तरफ ही पकड़ो, रस्सी को अगर एक ही तरफ पकड़ लिया तो फिर उसी तरफ ट्रांसवर्स वेव जाएगा ना। तो ट्रांसवर्स वेव को क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं, एक एक डायरेक्शन में ला सकते हैं। बट साउंड तो ऑल डायरेक्शन में जाता है, इसलिए उसको पोलराइज नहीं कर सकते। दूसरा, ट्रांसवर्स वेव कहाँ कहाँ से पास होता है? ट्रांसवर्स वेव रस्सी में से पास होता है, मतलब सॉलिड में से पास होता है। और ट्रांसवर्स वेव आपको पता है सी वाटर के सरफेस पे भी दिखता है। तो लिक्विड के सरफेस से भी कौन जा सकता है? ट्रांसवर्स वेव। रस्सी मतलब सॉलिड में से भी कौन जा सकता है? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है क्या? बट अगर आप लॉन्जिट्यूडिनल वेव की बात करो, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब साउंड, तो वो तो सॉलिड में से भी जा सकता है, लिक्विड में से भी जा सकता है और गैस में से भी जा सकता है। तुम बोलोगे साउंड कहाँ जाता है सॉलिड में से? तो अभी क्या मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही है क्या? या बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही है क्या? तो हमारे अराउंड तो सब जगह क्या है? सॉलिड वॉल है। फिर भी आवाज कहाँ आ रहा है? बाहर से कहाँ आ रहा है? अंदर। या अंदर का कुछ साउंड कहाँ जा रहा है? इस यहाँ से प्रूव होता है तो अंदर से बाहर जा रहा है। तो यहाँ से सपोज अब अगर मेरी मेरी साउंड बाहर जा रही है, तो इस दीवार तक क्या है? एयर है। तो मेरी मेरी जो साउंड है वो एयर में से पास हो रही है। ठीक, पहला प्रूव हो गया। दूसरा, इस दीवार से बाहर आवाज आ रहा है, तो दीवार तो किससे बना हुआ है? सॉलिड से। मतलब साउंड सॉलिड में से भी क्या होता है? पास होता है, बराबर है। और अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि पानी में आपने कोई साउंड लगा दिया, तो आप देखोगे कि पानी से भी वो कहाँ साउंड कहाँ आता है? बाहर आता है, राइट। तो फिर लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों में से कौन पास हो सकता है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बट बट ट्रांसवर्स वेव खाली किस में से पास हो सकता है? सॉलिड और लिक्विड में से। तो पता है सॉलिड ट्रांसवर्स वेव गैस में से पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ट्रांसवर्स वेव पास होने के लिए पार्टिकल कनेक्टेड होने चाहिए। क्योंकि जब पहला पार्टिकल ऊपर जाता है तो अपने अपने साथ वो किसको लेके जाता है? दूसरे को। याद है कि नहीं है? तो पार्टिकल कनेक्टेड होंगे तो ही कौन सी वेव पास हो सकती है? ट्रांसवर्स वेव। बट एयर में पार्टिकल कनेक्टेड होते नहीं है, एक यहाँ है तो दूसरा बहुत दूर है, तीसरा और दूर है, चौथा और दूर है। तो देयर फोर लॉन्च सॉरी ट्रांसवर्स वेव गैस में से पास नहीं हो सकती। क्लियर है क्या? तो ट्रांसवर्स वेव खाली किस में से पास हो सकती है बोलो? सॉलिड और लिक्विड से। और लिक्विड के भी सरफेस से भी जा सकती है, लिक्विड के अंदर से नहीं। लिक्विड के खाली सरफेस से जा सकती है। बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव का कोई ऐसा चक्कर नहीं, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब साउंड वेव कैसे भी जा सकती है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। सो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस के पॉइंट थे ये। तो तुमको ऐसा दो साइड में लिखना चाहिए था। इस जब से मैं सिखा रहा हूँ तब से मैंने तुम्हें अलग अलग करके सिखाया उसको।
कुछ डाउट है? तो चलो एक बार आगे बढ़ने के पहले एक बार रिवाइज कर लो, हमने क्या पढ़ा था। तो हमने शुरुआत करी वेव इस कंसेप्ट से। क्या होता है वेव? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करो विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर मत भेजो, पार्टिकल मत भेजो, है ना। बस खाली किसको भेजो? एनर्जी। जैसे कि साउंड, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी साउंड तुम्हारे तक आ रही है, तो खाली क्या आ रहा है? एनर्जी आ रहा है, मैटर आ रहा नहीं है। मतलब मेरे लिप्स के आगे जो पार्टिकल है वो तुम्हारे तक नहीं पहुंच रहे, बट एनर्जी बिल्कुल आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेव, ट्रांसफर ऑफ मैटर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ हाँ, तो उल्टा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। ओके, इसको बोलते हैं वेव। वेव के तीन टाइप, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। उसमें से हमें मैटर वेव 12th में सीखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 13 में सीखनी है। इस चैप्टर में कौन सी वेव सीखनी है? मैकेनिकल वेव। बट एग्जाम में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल, ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मतलब एनर्जी ट्रांसफर तो करना है, बट मीडियम नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे साउंड, तो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए, तो ही मेरा साउंड तुम्हारे तक आ सकता है, राइट। तो तुम बोलोगे सर आपने तो बोला साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की जरूरत नहीं है। मैंने बोला साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दिया था मैंने, वाटर बॉडी लिया था और उसमें मैंने कॉलम लिए थे, और मैंने बोला एक पर्सन है जो कॉलम से कॉलम तक क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो अपने साथ वो कॉलम थोड़ी लेके जा रहा था, बस उसके ऊपर क्या कर रहा था? जंप कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। तो उन कॉलम का वो क्या करता है? खाली यूज करता है आगे बढ़ने के लिए। तो साउंड भी ऐसा ही है, वो एयर के पार्टिकल का, सॉलिड के पार्टिकल का, या फिर लिक्विड के पार्टिकल का आगे बढ़ने के लिए खाली क्या करता है? यूज करता है, उनको साथ में लेके नहीं जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो मैकेनिकल वेव वो है जिसमें आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? मैटर, मटेरियल, मीडियम, इसकी जरूरत है। ठीक है, द वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। बराबर है। बट एक ऐसी वेव है जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल सनलाइट, है ना। या फिर उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बगैर मीडियम का ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए तो वैक्यूम से या स्पेस से सनलाइट अर्थ तक आती है, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो ये हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। What electromagnetic wave requires? It requires nothing. It requires no medium for its propagation. But mechanical wave को क्या require है बोलो? Medium require है, भी mechanical wave आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Mechanical wave के टाइप, there are two types of mechanical wave, transverse wave और longitudinal wave। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशन और एनर्जी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते, है ना। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Such wave is called as transverse wave, transverse wave। ठीक है, मैकेनिकल के टाइप है। और the vibration of particle and propagation of energy are parallel to each other। अगर दोनों आपस में कैसे है? पैरेलल है, तो उस वेव को क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तुम्हें आने से पहले रिवाइज कर लेना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें फेज समझाया, एम्पलीट्यूड समझाया, पीरियड समझाया, फ्रीक्वेंसी समझाया, याद है कि नहीं है? ओके, तो अगर मैं तुम्हें एक एक डिस्कस करूं तुम्हारे साथ, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूर जाता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इज मीन पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन से मैक्सिमम जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, या यूनिट मीटर। अगला डेफिनेशन हुआ है पीरियड। व्हाट इज पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड, है ना। अच्छा, ये ऑसिलेशन हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया, ऐसा कब बोलते हैं? तो जब पार्टिकल अपने शुरुआत वाले पोजीशन से कहा जाएगा? ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम से वापस आएगा मेन पोजीशन पे, मेन से वापस नीचे जाएगा और वापस कहाँ आएगा? मतलब टोटल कितना एंगल क्रिएट करेगा? 360 डिग्री। तो बोलेंगे कि पार्टिकल का एक ऑसिलेशन हो गया।
मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से नीचे वाला एक्सट्रीम, नीचे वाले एक्सट्रीम से वापस मीन, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर है क्या? बट अगर वन ऑसिलेशन वेव का मेजर करना है, वेव का वन ऑसिलेशन मेजर करना है, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो टुगेदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों मिलके क्या बनाते हैं बोलो? एक ऑसिलेशन। ठीक है, तो वेव का एक ऑसिलेशन मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ, पार्टिकल का एक ऑसिलेशन मतलब क्या बोलो? 360 डिग्री एंगल, मेन से एक्सट्रीम से, मीन से दोबारा और एक्सट्रीम से वापस, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन फॉर पार्टिकल। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, बराबर है? तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एक सेकेंड में कितना एंगल बनेगा, आप ऐसा समझो। तो मान लो एक सेकेंड में टोटल एंगल बन रहा है 1080 डिग्री। कितना? 1080 डिग्री एक सेकेंड में। तो इस 1080 डिग्री को 360 डिग्री से डिवाइड कर दो, क्योंकि 360 डिग्री इक्वलेंट टू वन ऑसिलेशन होता है। तो 1080 को, तो ये 0 0 कट होगा, 36 3 से कितना होता है? 108। तो ऑसिलेशन कितने हुए? तीन। तीन ऑसिलेशन हुए। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और आगे उसी में तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और पीरियड आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल। पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पीरियड कम। ओके, उसके अलावा मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी भी सिखाया था, वेव जो है इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस के बाद अपना शेप रिपीट करता है। इक्वल टाइम और डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद अपनी शेप क्या करता है? रिपीट करता है। मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये अगर 5 मीटर में बनाया, तो दोबारा 5 मीटर के बाद एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनाएगा। मतलब पार्ट वेव जो है अपना शेप भी रिपीट करता है इक्वल टाइम के बाद और इक्वल डिस्टेंस के बाद। इसलिए वेव को हम लोग बोलते हैं डबली पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इक्वल टाइम के बाद भी शेप रिपीट करना, इक्वल टाइम के बाद भी शेप रिपीट करना, राइट? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है, इक्वल टाइम एज वेल एज इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इसको डबली पीरियोडिक बोलते हैं। कुछ डाउट है क्या? ओके, तो इतना सारा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। फेस कैसे मेजर करते हैं वो भी समझा दिया था। वेव कैसे बनता है वो भी समझा दिया था। कुछ डाउट है यहाँ तक अभी? तो चलो, ये और ये अभी कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। इतना फिक्स पकड़ के चलो कि अगर आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, या दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव और राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। सो नेक्स्ट लिख लो। तो अगर कहीं से आपको साउंड पास करना है, या कहीं से आपको ट्रांसवर्स वेव मतलब मैकेनिकल वेव पास करनी है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, पहला, मीडियम शुड बी इलास्टिक। मीडियम जो है वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक के बाद कंटिन्यूअस भी लिखो। समझाता हूं कैसे, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीडियम शुड बी इलास्टिक एंड कंटिन्यूअस। दूसरा, मीडियम शुड possess medium should possess inertia।
हम्म। अब इधर आने दो 2 मिनट के लिए, फिर लिखते बैठो, लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, और इसमें से मुझे साउंड वेव पास करनी है, ठीक है, मतलब ये एक मीडियम है, कौन सा मीडियम है मैं बता नहीं रहा हूँ। तो एक मीडियम है यहाँ पे, और उसमें से मुझे क्या पास करना है बोलो, साउंड। ए से कहाँ तक पास करना है, बी तक, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, ठीक से सुनना, आपको पता है कि वेव क्या होती है, तो वेव में क्या होता है, पार्टिकल बस ऑसिलेट करते हैं, मैकेनिकल वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं नहीं है। तो सपोज मैंने वेव सेंड करी, वेव सेंड करना किया, मतलब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा अभी, आगे। बट अगर ये पार्टिकल फिक्स है, क्या ये पार्टिकल आगे जाएगा क्या, नहीं, और पार्टिकल आगे नहीं जाएगा तो कोई भी इसके साथ कोलाइड, मतलब ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी नहीं देगा, और अगर एनर्जी नहीं देगा तो एनर्जी क्या नहीं होगी, ट्रांसफर ही नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल फिक्स है ना, राइट। तो फिर हम लोग बोलेंगे मीडियम क्या नहीं है, बोलो इलास्टिक नहीं है, बिकॉज मीडियम आगे मूव नहीं हो रहा है, आगे मूव नहीं हो रहा है या पीछे मूव नहीं हो रहा है। मीडियम अगर मूव नहीं होगा तो विल से कि मीडियम इज नॉट इलास्टिक, और अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है, ये पार्टिकल फिक्स है, पार्टिकल आगे जाके इसके साथ कोलाइड नहीं होगा, और ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, फिर ये वाला पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, और एनर्जी ए से कहां तक नहीं आएगी, बी तक नहीं आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो वेव नहीं आएगी। तो वेव को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल मूव होने चाहिए, है या नहीं, तो मूव होने के लिए वो कैसे होने चाहिए, इलास्टिक, बराबर है। तो मीडियम शुड बी, पहला पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए बोलो, मीडियम शुड बी इलास्टिक होने चाहिए मीडियम, तभी पार्टिकल आगे जा सकते हैं और पीछे आ सकते हैं, मतलब पार्टिकल एनर्जी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब मान लो मुझे ए से बी साउंड पास करना है, और सपोज इधर एक पार्टिकल है और उसके बाद दूसरा पार्टिकल बिल्कुल एंड पे, अरे तो अगर हमने इसको डिस्टर्ब कर भी दिया, तो सपोज ये मूव हो गया और मूव होके इधर आया, बट अगर ये दूसरे के साथ कोलाइड ही नहीं होगा तो एनर्जी इसके आगे पास होगी क्या, नहीं होगी। तो वो तभी पॉसिबल होता जब ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल कंटिन्यूअसली इधर होते, तो ये एनर्जी इसको देता, ये इसको देता, ये एनर्जी इसको देता, ऐसे करते करते एनर्जी क्या होती, पास ऑन होती। तो एनर्जी पास ऑन करने के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, बराबर है। तो पहला कंडीशन, अगर आप किसी मीडियम से एनर्जी पास ऑन करना चाहते हो मैकेनिकल वाला, तो वो मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक, और कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, राइट। दूसरा, मीडियम शुड पोजेस इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है जैसे वो पार्टिकल आगे गया तो वापस कहाँ आएगा, पीछे आएगा, राइट। सो मतलब मैटर ट्रेवल करेगा नहीं, अभी तो वेव बनेगी, राइट। तो वेव बनने के लिए मीडियम के पास क्या होना चाहिए बोलो, इनर्शिया। और तीसरा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन मीडियम शुड बी निग्लिजिबल। तुम बोलोगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो सपोज आपको पता है एक पार्टिकल तो होता नहीं किसी एक जगह पे, मैंने एक दिखा दिया तो इसका मतलब एक थोड़ी होता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो अब मान लो आपने क्या किया, इस पार्टिकल को एनर्जी दी, 10 जूल एनर्जी दी, बराबर है। बट जब ये वाला पार्टिकल आगे जा रहा था तो वो नीचे वाले के साथ फ्रिक्शन हो रहा था, उसका मतलब कोलिजन हो रहा था। तो आपको पता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फ्रिक्शन परफॉर्म करती है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। फ्रिक्शन मोशन के लिए कैसा अपोज करती है ना, अरे अगर फ्रिक्शन रहेगा तो मोशन इजी है कि अपोज डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। अगर मान लो किसी एक जगह पे बहुत सारा गम डाल दिया और उसमें से चलने बोल दिया तो चल पाओगे क्या, नहीं। तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो मोशन के लिए ऑपोजिशन होगा, और तुम्हें वहां से चलने के लिए ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो अब मान लो हमने इसको कितनी जूल एनर्जी दी, 10 जूल, और इसका फ्रिक्शन हो रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए इसको डिफिकल्ट होगा, आगे बढ़ने के लिए इसको थोड़ी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नीचे वाला पार्टिकल उसको क्या क्या नहीं करने पड़ रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो मान लो इसने आगे बढ़ने के लिए 1 जूल एनर्जी यूज कर ली, कितनी जूल बचे, कितनी जूल, 9 जूल। तो उसको आगे बढ़ने के लिए भी कितनी एनर्जी लगेगी, 1 जूल, क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन हो रहा है। तुम बोलोगे आपने इसके पहले ऐसा कभी बोला ही नहीं, पहली बार बोल रहे हो, क्योंकि इसके पहले हमने फ्रिक्शन कंसिडर किया ही नहीं। हम लोग बोलते थे कि वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है। बट अगर फ्रिक्शन रहेगा तो हर पार्टिकल को आगे बढ़ने के लिए क्या स्पेंड करनी पड़ेगी, एनर्जी। तो आगे वाले के पास 8 जूल बचेगी, फिर वो भी 1 जूल स्पेंड करेगा तो 7 जूल बचेगी। ऐसे करते 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 आखिरी वाले पार्टिकल के पास 1 जूल,
और उसके आगे वाले पार्टिकल के पास कितनी जूल एनर्जी? 0 जूल। तो इसके आगे एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं। और एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो हम लोग इसको वेव बोलेंगे क्या? नहीं। व्हाट इज वेव? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और यहां से क्या ट्रांसफर नहीं हो रही है? इसके आगे क्या ट्रांसफर नहीं हो रही है? एनर्जी नहीं हो रही है। क्यों? यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हुई, मतलब वेव यहां तक आई। इससे आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो वेव को अगर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है तो क्या नहीं होना चाहिए बोलो? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए इधर लिखा हुआ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन मीडियम शुड बी निग्लिजिबल। अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और फिर वेव उसके आगे बढ़ेगी नहीं, राइट? बट अगर आप चाहते हो कि वेव जो है हमेशा प्रोपोगेट करे, हमेशा ट्रेवल करे, तो आपका फ्रिक्शन जो है वो निग्लिजिबल होना चाहिए, ना कि बराबर होना चाहिए। समझा क्या? तो आपको 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मीडियम। कंडीशंस ऑफ मीडियम, इधर मीडियम वर्ड लिख दो। what are the necessary conditions of medium? मीडियम की नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तो अगर किसी मटेरियल में से आपको मैकेनिकल वेव पास करनी है तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, राइट? तो अब नोट डाउन कर लो और इंपॉर्टेंट को मार्क कर लो इसको। सिंपल है, याद रखने के लिए भी सिंपल है। मीडियम कंटिन्यूअस होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। कंटिन्यूअस रहेगा तो ही एनर्जी आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की। और एनर्जी तो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए क्योंकि पार्टिकल आगे बढ़ने चाहिए, ठीक है? इसलिए मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए उसके पास, फ्रिक्शन काफी कम होना चाहिए। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी एक 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 मोमेंट पे आके खत्म हो जाएगी, और एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी तो एनर्जी हम लोग बोलेंगे वेव खत्म हो गई, वेव प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। हाँ। हम्म। नहीं, वो स्पीड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड का सबसे ज्यादा क्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि पार्टिकल नजदीक नजदीक है ना। व्हाट इज स्पीड ऑफ वेव? तो वो कितने, नहीं रे, वो मैकेनिकल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वाली वेव का स्पीड है वो, बाकी वेव का स्पीड नहीं। हाँ। तो स्पीड, वेव का स्पीड कैसे गिनते हैं? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कितना फास्ट एनर्जी दे रहा है, राइट? वैसे गिनते हैं एनर्जी, सॉरी स्पीड गिनते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल है वो बहुत नजदीक नजदीक है, एकदम बाजू बाजू में, तो एनर्जी जल्दी से पास ऑन होती है, राइट? एनर्जी फास्ट पास ऑन होती है, इसलिए वहां पे जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो सॉलिड में क्या है? ज्यादा है। बट एयर में पार्टिकल बहुत दूर दूर है, एनर्जी देने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और फिर जाके अपनी एनर्जी उसको देता है, तो इसलिए वहां पे एनर्जी देने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, बट ये भी तो ट्रू है कि सॉलिड में से साउंड को पास करेगी तो वो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाएगा ना, राइट? अब मेरा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अब मेरा साउंड ऐसा नहीं ना कि तीसरे क्लासरूम में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच में खत्म ही होगा, राइट? क्योंकि ऑपोजिशन है, फ्रिक्शन। तो क्या ज्यादा है तुम्हें समझा ना? क्या ज्यादा है? स्पीड। बट एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी। अरे कुछ डाउट है इसमें? लिख लिया तुमने ये? ओके 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 ओके, अब आगे लिख दो। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। वेव का एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ठीक है? तुमको पता है कि जिसके पास भी पाथ है, रास्ता है, उस रास्ते का कुछ ना कुछ शेप होता है, और हर शेप के साथ एक इक्वेशन अटैच्ड होता है, ठीक है? तो अगर तुम ट्रांसवर्स वेव को देखते हो तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे जाता है, राइट? आप देखो, याद करो, तो अगर मैं यहाँ पे रस्सी पकड़ू तो ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे जाता है ना? तो ये शेप किसके ऐसा है? तो ये साइन कर्व जैसा शेप है,
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उसमें हमने ग्राफ पढ़े थे। तो ये जो शेप है वो किसके ऐसा है, साइन कर्व जैसा शेप है, राइट। तो ट्रांसवर्स वेव का शेप साइन कर्व जैसा है, इसीलिए ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन साइन में होता है। किसमें होता है, साइन में। क्या है वो इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग along negative x-axis, traveling along negative x-axis at a time t is given by y is equal to x comma t, y is equal to a sin omega t minus kx plus phi। ठीक है। और पहली बार बोल रहा हूं कि भाई रट्टा मार लो इसको। तुम बोलोगे क्यों सर, रट्टा क्यों मारे हम लोग, तो इसका प्रूफ ना आपको 12th में। ठीक है, तुम बोलोगे ऐसा कैसा, कंसेप्ट 11 में सिखा दिया, प्रूफ 12th में सिखा दिया, दैट इज स्टेट बोर्ड फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अगले साल एक ऑसिलेशन नाम का चैप्टर है और उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स करके चैप्टर है, इसका अगला पार्ट। तो दोनों को अगर समझेंगे, दोनों चैप्टर को, तो फिर आप लोग ये इक्वेशन लिख सकते हो, राइट। हाँ, बट इस इक्वेशन में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कौन सा वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो y है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल का ऑसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस। इधर देख लो सब लोग, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इधर देखो, बार बार नहीं समझाऊंगा, इधर आन दो। तो तुम देख रहे हो क्या, ये रस्सी थी, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है तुम्हें, ये रस्सी थी। तो हर पार्टिकल कहाँ जाता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो y के कंपैरिजन में हो रहा है। और अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये कितना ऊपर आया, तो तुम लोग कहां से कंपेयर करो, y के साथ ना। तो फिलहाल अच्छा, ये वाला पार्टिकल, मान लो ये वाला पार्टिकल यहीं पे इधर ही है ना, तो उसकी y कितनी है, 0 है। इसकी y थोड़ी ज्यादा है, इसका y और ज्यादा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। तो हर पार्टिकल का y जो है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। तो फिर y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। और तुम बोलोगे सर ये ब्रैकेट में x कॉमा टी क्यों लिखा हुआ है, तो उनका कहना ये है कि टाइम टाइम और x और टाइम के साथ y चेंज होता है। तुम बोलोगे समझा नहीं, इधर आन दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इधर आन दो, जब वेव शुरू करी थी तो यहाँ पे टाइम कितना रहेगा, 0। मान लो आधे सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद वेव यहाँ पहुंची, इधर देखो इस पॉइंट पे, कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद। तो फिलहाल इसका y 0 है और इसका y तो काफी ज्यादा है, अरे नहीं। तो y जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो इधर तो आधा ही सेकंड रहेगा, 0.5 सेकंड। तो इसका y 0 है, इसका y थोड़ा ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, और इसका y तो और भी ज्यादा है, y वर्टिकल डिस्टेंस। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो y किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो y टाइम के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, ये दिखाने का तरीका है वो। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ये y इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बस दिखाने का तरीका है कि y जो है वो टाइम चेंज हुआ तो टाइम के साथ y क्या होता है, चेंज होता है। और किसी के साथ भी y चेंज होता है, वो है x के साथ। तुम बोलोगे कैसे, मुझे बताओ जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या रहेगा, 0, बिकॉज ये x एक्सिस है मान लो। तो यहाँ पे x की कुछ तो वैल्यू रहेगी, मान लो 1। यहाँ पे x की कुछ तो वैल्यू रहेगी 2। जब x 0 है तो y भी क्या है, 0। x 1 है तो y इतना सा है। अच्छा, x चेंज हुआ तो y भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो y जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का, वो x और t दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे समझा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है बोलो, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका मतलब है y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x मतलब पोजिशन, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड टाइम t, राइट। क्लियर है क्या। आगे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इज मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर जा सकता है। तो आपको पता है हर पार्टिकल मैक्स टू मैक्स इतना ऊपर जा सकता है, अरे या नहीं।
इतना, ये है ना, ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है या मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और हर पार्टिकल मैक्सिमम सेम ऊपर जाता है। अगर आपको याद है पिछला लेक्चर, तो ये पार्टिकल कहाँ जाता है, ऊपर, और उसके बाद कहाँ आता है, ये भी कहाँ जाता है, ऊपर। और शेप ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोई पार्टिकल फिलहाल ऊपर है और कोई पार्टिकल फिलहाल नीचे है। समझ में आ रहा है, इसलिए शेप ऐसा दिख रहा है कि हर पार्टिकल को ऊपर जाने का चांस सिमिलर होता है। तो ये एम्पलीट्यूड है, ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ए जो है वो मत भूलना, वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओके, उसके बाद ये ओमेगा हुआ, ये तुम्हारा के हुआ, या फिर फाई हुआ, ये सब कांस्टेंट है, उनके बारे में मत सोचो। ये कोई तो कांस्टेंट है, ये अगले साल समझा दूंगा मैं 12th में तुमको ही। ओके, और बाकी तो समझने लायक कुछ है नहीं इसमें। टी और एक्स है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। एक्स मतलब पोजीशन और टी मतलब टाइम। और इधर फॉर ये इक्वेशन में साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज जो शेप है वो किसके ऐसा है, साइन जैसा है। क्लियर है क्या? तो आपको अभी ये इक्वेशन याद करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। जो वेव निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, गलत, जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, उल्टा होता है। ये एक्स अगर निगेटिव है तो वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, उल्टा होता है। अब अगर मैं तुम्हें ये पूछूं, इधर आंदो सब लोग, इधर आंदो, इधर आंदो, और बाद में लिखो अभी। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग, ट्रैवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, किसके अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए इधर माइनस एक्स पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा फिर, प्लस। तो इक्वेशन बनेगा y इज फंक्शन ऑफ x एंड t, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो याद रखना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेव जाती है उसके लिए इधर प्लस आता है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेव जाती है उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। राइट, तो ये दो इक्वेशन है वेव्स के। राइट, इनको याद रख लो, कोई भी एक याद रख लो, लिख लो। अगेन बोल रहा हूँ, इक्वेशन कैसे आया, प्रूफ अगले साल पढ़ लेंगे, फिलहाल बुक में तुम्हारे बस जितना पार्ट दिया उसको। हाँ, ये अगर तुमको याद रखने के लिए, मतलब एक कभी कंफ्यूजन होगा ना ये सब क्या है, तो इसको पढ़ोगे तो रीड कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, जो जिन लोगों ने मेरे साथ ये पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये पता है कि साइन के बाद ट्रिग्नोमेट्री में जनरली क्या होता है, बोलो, एंगल होता है। और एंगल को हम लोग क्या बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, नहीं नहीं, थीटा तो सिंबल था, हम लोग उसको बोलते थे आर्गुमेंट। याद है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। राइट, तो आप लोग इसको लिख के रखना कहीं पे, अल्सो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव इट्स कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ वेव। ये जो एंगल की जगह पे जो भी आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, आर्गुमेंट ऑफ वेव। हाँ, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड चलेंगे। बट अगर एक मिनट, इसके लिए एम्पलीट्यूड वर्ड मत यूज करो, क्योंकि उसने एम्पलीट्यूड इसके लिए यूज कर लिया। देखो, कंफ्यूजन तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि पहली बार देख रहे हो। ये कैसे आया ये माइंड में तो रहेगा ही। एज्यूम कर लो कुछ कुछ फॉर्मूले थोड़े डायरेक्ट है, बिकॉज आपके सिलेबस का वो स्कोप नहीं है, मतलब सिलेबस आपका इतना डिटेल में नहीं है। तो 11 में आपको इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, 12th में है प्रूफ। है मतलब उन्होंने नहीं दिया, हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको याद रखने का कि निगेटिव एक्स एक्सिस बोला तो इधर माइनस नहीं प्लस आना चाहिए, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला तो माइनस आना चाहिए, उल्टा या ऐसे याद रखना बस। ये फाई ना, मतलब एंगल का सिंबल है ये, फाई है, थीटा के जैसा। ठीक है, पर थीटा मत लिखना, फाई ही लिखना। क्या है, तुम्हारे कॉलेज में जैसा लिखा हुआ है वैसा उनको चाहिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं देता। ठीक है, ओके, सो
क्या लिखा हमने? इक्वेशन ऑफ वेव, याद रखना इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड, एक एक करके दोनों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हाँ, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स अपॉन some of the properties of medium. Speed of transverse wave depends upon some of the properties of medium. अच्छा, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो आपको पता है जो ट्रांसवर्स वेव किस में से पास होती है? मीडियम से। मटेरियल रहेगा तो ही पास हो सकती है। तो उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो। अगर वो मटेरियल हेल्पफुल रहेगा तो वो स्पीड, उसमें उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। मटेरियल हेल्पफुल नहीं रहेगा पास होने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, तो स्पीड कम रहेगा, राइट। तो तुम्हें अभी ये पूछना चाहिए कि सर कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ वेव, राइट। तो प्रॉपर्टीज सच एज, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज सच एज लिख दो, सच एज मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, डेंसिटी। डेंसिटी तो ट्रांसवर्स वेव में डेंसिटी लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज सच एज मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, टेंशन इन मीडियम, determines the speed of transverse wave, which is given by, तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड कितना है? तो फॉर्मूला याद रखो, ट्रांसवर्स वेव का स्पीड जो है वो है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन स्मॉल एम, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन स्मॉल एम। व्हाट इज टी? कैपिटल टी, कैपिटल टी है टेंशन इन मीडियम, उस मीडियम में कितना टेंशन है, राइट। और स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का ही दूसरा नाम है लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ मीडियम। और लीनियर डेंसिटी ऑफ मीडियम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मास कैपिटल अपॉन कैपिटल एल। ओके, इधर आने दो 2 मिनट के लिए, फिर कंप्लीट करो लिखा हुआ। इधर आने सब लोग। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का फॉर्मूला देख लो क्या है, ये 9th में भी था आपको इसे। तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। व्हाट इज टेंशन? अब एक ट्रांसवर्स वेव आपको कहां से दिखती है? तो स्ट्रिंग से दिखती है, बराबर है। तो स्ट्रिंग अगर लूज रहेगा तो उसमें से ट्रांसवर्स वेव पास नहीं होगी, या फिर वो बहुत कम स्लोली पास होगा, राइट। पर स्ट्रिंग अगर टाइट रहेगी, राइट, तो उसमें से ट्रांसवर्स वेव फास्ट पास होगा। इमेजिन दिस कि आपके पास एक टाइट स्ट्रिंग है, उसको जैसे आपने प्लग किया तो फास्ट जाता है ना। आप देखो, जो गिटार है या सितार है, ये जो म्यूजिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो वो जो वायर लगी रहती है, मेटल वायर, वो टाइट रहती है कि लूज रहती है? टाइट, क्योंकि आप चाहते हो कि जैसे आप प्लग करो वो वेव फास्ट जाए, वहां से फास्ट जाएगी तो जल्दी से साउंड आएगा, राइट। तो वापस से मीडियम में या उस रस्सी में क्या होना चाहिए? टाइटनेस होना चाहिए। टाइटनेस ज्यादा होगा मतलब क्या रहेगा? टेंशन रहेगा, और टेंशन ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। और जो तुम्हारा स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर मास डेंसिटी से। लीनियर मास डेंसिटी सुनते रहो,
लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है स्मॉल एम मास है, स्मॉल एम मास नहीं है, स्मॉल एम उस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मैं समझाता हूं, तुम इधर देखते जाओ, इधर कॉन्सेंट्रेट करना। मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ये है पहला स्ट्रिंग, थोड़ा मोटा सा है, राइट, और ये पतला सा एक दूसरा स्ट्रिंग है। अब सोच के बताओ, याद करके बताओ, जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार है या सितार है, राइट, जिनमें वायर स्ट्रेच होती है, उनमें वो ऐसा जो वायर जो होता है वो पतला होता है कि मोटा होता है? पतला होता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगर उसके एक छोटे से सेक्शन का मास लेंगे, इसके भी एक छोटे से सेक्शन का मास लेंगे, छोटे से सेक्शन का मास मतलब मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, एक छोटे सेक्शन में कितना मास है। अच्छा, ये छोटे सेक्शन का मास अगर कम रहेगा, मतलब मास पर यूनिट लेंथ कम रहेगा, तो वेव फास्ट जाएगी, रहे नहीं। और अगर ये मोटा स्ट्रिंग अगर मोटा रहता है ना, जैसे वायर है, इसको इसको प्लग करके देखो आप लोग, आपको वो उसमें से वाइब्रेशन के साउंड नहीं आएगा। बट पतला सा वायर करके स्ट्रिक उसको स्ट्रेच करो, वाइब्रेशन का साउंड आएगा आपको। तो वायर पतला होना चाहिए कि मोटा होना चाहिए फास्ट ट्रैवल करने के लिए? तो मास पर यूनिट लेंथ कम होना चाहिए, है कि नहीं? ये मास पर यूनिट लेंथ, तो ये देखो ना, मास पर यूनिट लेंथ अगर कम है तो स्पीड क्या रहेगा? सादा, क्योंकि आपस में कैसे है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं समझा? वापस बोलो, ट्रांसवर्स वेव, अगर आप चाहते हो कि ट्रांसवर्स वेव फास्ट ट्रैवल करे, तो मीडियम के अंदर टेंशन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? टाइट होना चाहिए ना मीडियम, तो टेंशन क्या होना चाहिए? सादा, नींद कम होनी चाहिए। और और क्या कम होना चाहिए? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कम होनी चाहिए। व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ, एक छोटे से लेंथ का मास कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना वो हल्का रहेगा, उतना फास्ट वहां से वो वेव ट्रेवल करेगा। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टी, ये स्पीड का फॉर्मूला है ट्रांसवर्स वेव का, नोट डाउन कर लो। ठीक है? सो हायर द टेंशन, greater the speed, greater the speed of wave. ठीक है? Also for greater speed, greater speed, medium, अच्छा, linear mass density, linear mass density of wire should be low. और आई होप तुमको क्लियर हो लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, एक छोटे से टुकड़े का मास। तो वो जितना कम रहेगा उतना पतला वायर रहेगा, और वायर पतला रहेगा तो फिर वो वेव फास्ट जाएगा। कुछ याद नहीं रहा ना एग्जाम में, कम से कम ये फॉर्मूला याद कर लो, लिख देना उसमें। टी टेंशन है, एम मास पर यूनिट लेंथ है, वी स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है ना, इधर साइड में लग देना। वी क्या है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये फॉर्मूला खाली ट्रांसवर्स वेव के लिए काम करेगा, साउंड वेव के लिए या लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, राइट। आगे स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? साउंड वेव। ठीक है? सो ध्यान देते रहना अब यहाँ पर साउंड वेव का स्पीड। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर इन सॉलिड एंड लिक्विड than gases। ठीक है? और एयर, तो एयर के कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड में साउंड का स्पीड क्या होता है?
ज्यादा होता है। रीजन है उसका, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को देता है। तो जहां पे पार्टिकल ज्यादा रहेंगे, नजदीक रहेंगे, जल्दी जल्दी एनर्जी पास ऑन होती है। तो पार्टिकल क्लोजर किस में होते हैं? सॉलिड में, लिक्विड में कि गैसेस में? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, उससे थोड़ा कम लिक्विड में और सबसे कम एयर में। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल ऐसे नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में तो और भी दूर होते हैं। तो जल्दी पास ऑन इस केस में होगा एनर्जी, इस केस में एनर्जी पास होने के लिए टाइम लगेगा, और इस केस में तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए स्पीड इन सॉलिड is greater than the speed in liquid is greater than the speed in air। ये बस साउंड वेव के लिए। ट्रैवल ही नहीं करेगा। स्पीड इन वैक्यूम जीरो। बोल क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में कुछ नहीं है, खाली अकेलापन है, लोनलीनेस है, गाना भी नहीं गा सकते हो, तो खुद का साउंड खुद को ही नहीं आएगा। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला, अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। साउंड वेव का जो स्पीड है वो डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साउंड जब ट्रेवल करता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। कंप्रेशन मतलब हाई डेंसिटी और रेयर फ्रैक्शन मतलब लो डेंसिटी। तो डेंसिटी अलग अलग होती है, तो डेंसिटी अलग अलग तो स्पीड भी अलग अलग। अच्छा, और दूसरी चीज इलास्टिसिटी, क्योंकि पार्टिकल आगे जाने चाहिए, आगे जाके एनर्जी देनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा मीडियम इलास्टिक नहीं रहेगा तो पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, राइट? तो मीडियम जितना ज्यादा इलास्टिक हो उतना बेटर। ठीक है। अच्छा, तो फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। ई अपॉन रो। ई जो है वो है इलास्टिसिटी मॉडुलस। इलास्टिसिटी मॉडुलस दिया है तुम्हारे बुक में कि नहीं दिया? हाँ, दिया है। इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ मीडियम। अच्छा, इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या है? रुको, मुझे कॉलेज को गालियां देनी। हाँ, इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या है? तो हम बोलते सर ने हमारा कुछ नहीं पढ़ाया, बट ये इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होता है काफी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 में। वो है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ऐसा अलग अलग मॉडुलस है। तुम्हें ये मैं जो बता रहा हूँ तुमको अभी याद करना पड़ेगा। और जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी, दिस इज, ये क्या है? तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गिवन मीडियम। रो सिंबल का नाम क्या है? रो। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, अब ध्यान दो अब यहाँ पे इसके ऊपर शोर शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हमें साउंड का स्पीड मेजर करना है। ठीक है, साउंड का स्पीड मेजर करना है एयर में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है या मेजर करने का जो तरीका है वो न्यूटन ने दिया था। एक न्यूटन ने हमें एक फॉर्मूला दिया है जिससे हम लोग साउंड का स्पीड एयर में कितना है वो मेजर कर सकते हैं। बट बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि न्यूटन का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है। ठीक है, और बाद में उसमें करेक्शन हुआ। वो करेक्शन किया लैपलास नाम के साइंटिस्ट ने। तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड लैपलास करेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये शोर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आने ही वाले। ठीक है, कॉलेज के एग्जाम में। हाँ,
न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि वो गलत क्या हुआ वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लैपलास ने जो फॉर्मूला लाया वो न्यूटन के फॉर्मूला में करेक्शन करके लाया। मतलब लैपलास ने खुद से नहीं सोचा, वो न्यूटन के थ्योरी को रीड किया, उसको उसमें उसने क्या गलती है वो निकाली उसमें, फिर आया तो न्यूटन से ही है ना, थोड़ा सा गलती हुआ था तो वो करेक्ट किया, इसलिए न्यूटन पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे लिखो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो न्यूटन जो अभी हमें पता है, ठीक है, वो न्यूटन को भी पता था कि स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो इलास्टिसिटी मॉडुलस और डेंसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। बट ये जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है और ये जो डेंसिटी है, ये मीडियम टू मीडियम चेंज होते हैं। हर मीडियम का इलास्टिसिटी मॉडुलस सेम नहीं है, या डेंसिटी भी सेम नहीं है। तो आपको जिस मीडियम में स्पीड निकालना है, साउंड का स्पीड जिस मीडियम का निकालना है, आपको उस मीडियम का मॉडुलस और उस मीडियम का डेंसिटी पुटअप करना पड़ेगा। फिर न्यूटन को साउंड का स्पीड किस में निकालना है, एयर में, तो उसको इलास्टिसिटी मॉडुलस किसका पुटअप करना पड़ेगा, एयर का, राइट। और डेंसिटी भी किसकी पुटअप करनी पड़ेगी, एयर की, राइट। तो ध्यान देते रहना यहाँ। सो वी नो, या डायरेक्टली लिखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, इन अ मीडियम इज गिवन बाय, डायरेक्टली लिखने, इन अ मीडियम इज गिवन बाय, वो है अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। ठीक है, वेर ई क्या है बताएंगे, ई है इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ दैट मीडियम, ऑफ मीडियम, एंड रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये हमने लिख लिया, डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ऑलरेडी है, मतलब न्यूटन के पास भी वो फॉर्मूला था, राइट। बट अब वो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मतलब स्पेसिफिक मीडियम के लिए नहीं है, समझा कि नहीं, जनरली किसी भी मीडियम के लिए ये यूज किया जा सकता है। मीडियम टू मीडियम वो ई और रो की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो मीडियम टू मीडियम स्पीड भी क्या होगा, चेंज होगा। बेसिक आइडिया ये है, ठीक है। तो अब हमें ये इलास्टिसिटी मॉडुलस और रो की वैल्यू चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, बट ये सब किसके लिए चाहिए बोलो, एयर के लिए, बराबर है। तो ध्यान देना अब यहाँ पे न्यूटन कंसिडर्ड, न्यूटन कंसिडर दैट ड्यूरिंग, मैं जो स्टेटमेंट अभी लिख रहा हूं वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, बट ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यही यही से न्यूटन के फॉर्मूला में गलती हुई। ठीक है, न्यूटन कंसिडर दैट ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड वेव, देर इज नो चेंज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, एयर बोलो या मीडियम बोलो, इधर कॉन्सेंट्रेट करना, 2 मिनट के लिए समझ लो ये, क्योंकि ये स्टेटमेंट चेक करेंगे। ये रन दो। तो न्यूटन ने क्या सोचा कि जब भी साउंड जाएगा तो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर सीखोगे, या फिर आप लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस सीखोगे। ठीक है, ठीक से सुनना, जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तो हम लोग ऐसी प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, isothermal process. What do you mean by isothermal process? Process in which temperature of that system remains constant. Okay, आगे सुनना, और जिस
मतलब बेसिकली दो प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज होती है। हीट क्या होती है? एक्सचेंज होती है। तुम बोलोगे उससे क्या होता है, समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर मान लो कम होने लगा, मतलब बाकी सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या होने लगा उसका, कम। तो वो सराउंडिंग से हीट ले लेगा और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। वापस बोल रहा हूं, मेरे पास एक सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस क्या टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या होने लगा, कम होने लगा। तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से क्या ले लेगा, हीट, और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तुम बोलोगे कैसे लेगा सर? अरे भाई, ये जो हीट है ना, उसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल है। जिसके पास ज्यादा हीट होती है वो ज्यादा हीट वाले से कहाँ जाता है, कम हीट वाले के पास। जैसे गर्म चाय है तो चाय की हीट निकल के कहाँ जाएगी, सराउंडिंग को। अरे हाँ या नहीं? और अगर तुम कोल्ड शावर से अगर बाहर आते हो, है ना, और फिर बाहर आओगे तो बाहर तो गर्मी है। तुम बोलो नहीं सर हमारे घर में तो हवा है। अरे वो फैन वान चालू रहेगा, एसी ऑन रहेगा, तब की बात बोल रहा हूँ। बट कोल्ड शावर के कंपैरिजन में बाहर तो क्या है तो तुम्हारी बॉडी अगेन हॉट हो जाती है या फिर वार्म हो जाती है, राइट। मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम है तो बॉडी बाहर से हीट लेती है, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी बाहर हीट देती है। तो हीट देना और लेना, इस प्रोसेस से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इस प्रोसेस से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बढ़ने लगेगा तो दे देंगे। अरे हाँ ही नहीं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो बॉडी टेम्परेचर दे देती, हीट बाहर दे देती, और टेम्परेचर को बढ़ने देती, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा हीट आई वो कहाँ दे दी, बाहर। तो हीट नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। और टेम्परेचर कम होने लगेगा तो बाहर से क्या लेंगे, हीट लेंगे। तो टेम्परेचर कम होने देंगे नहीं। तो हीट देना और लेना, इस प्रोसेस से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक। अब एक काम करते हैं, आगे सुनना। सपोज आपके पास एक लीड है, ठीक है। लीड को आपने हीट दे दी, मतलब एक लीड मतलब एक वेसल है, उस वेसल के अंदर आपने कोई सब्सटेंस रख दिया और उस सब्सटेंस को हीट दे दिया, ठीक है। और उसको आपने गर्म किया अच्छे से। अब वो गर्म किया हुआ सब्सटेंस को जो है, उसको आपने ऊपर से ढक दिया, ठीक है। मतलब आपने जो जैसे खाना बनाते हैं तो ऊपर कैसे प्लेट रख देते हैं उस वेसल के ऊपर। तो अब क्या होगा, हीट जल्दी से कहाँ एस्केप नहीं करेगी, बाहर एस्केप नहीं करेगी, तो हम अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हीट कहाँ नहीं जा रही है, बाहर नहीं जा रही है। तो जब हीट एक्सचेंज नहीं होती तो टेम्परेचर बढ़ता है ना। और हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। डरो मत, सोचो ना ऐसे। तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती कि मेंटेन नहीं करती? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ही तो हेल्दी बॉडी रहेगी। तो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है, टेम्परेचर कम होने लगा तो बाहर से हीट लेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट दे देगी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है। और हीट देने के बहुत सारे तरीके, स्वेट आता है हमें, है कि नहीं। सो देर आर मेनी वेज जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हीट बाहर दे देती है। दिमाग में जा रहा है क्या? इस तरीके से बॉडी अपना टेम्परेचर क्या करती है, मेंटेन। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। और जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या? आइसो एडियाबेटिक। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि हीट एक्सचेंज होगा। बढ़ गया तो दे देंगे, कम हो गया तो ले लेंगे। और एडियाबेटिक में ना हीट दिया जाता है ना लिया जाता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहना मतलब एडियाबेटिक, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना मतलब आइसोथर्मल। न्यूटन ने क्या बोला, जब साउंड जाता है तो टेम्परेचर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, मतलब उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट। नहीं समझा? रीड करो ना, न्यूटन कंसिडर दैट ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ देयर इज नो चेंज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ एयर या फिर मीडियम। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बोलता है, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दस दस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस है।
आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें हीट दिया या लिया और जाता है, एडियाबेट, तो इसलिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दस 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 इलास्टिसिटी मॉडुलस, इलास्टिसिटी मॉडुलस is is of medium, elasticity modulus of medium is isothermal bulk modulus। ये सब क्या है समझाता हूं मैं, which is equal to pressure। अच्छा ये स्टेटमेंट समझ लो फिर लिख लो, रुको रुको रुको, हो गया बस खत्म है अभी। अब मुझे बताओ न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड कौन सी प्रोसेस है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या रहता है, क्योंकि प्रोपगेशन ऑफ साउंड के टाइम पे हीट दिया या लिया जाता है, अरे दिया जाता है भी है और लिया जाता भी है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। तो प्रोसेस कौन सी है, और जो प्रोसेस आइसोथर्मल होती है ना, उस प्रोसेस में जो मॉडुलस होता है, कौन सा मॉडुलस, इलास्टिसिटी मॉडुलस, वो होता है आइसोथर्मल मॉडुलस। प्रोसेस आइसोथर्मल तो मॉडुलस भी आइसोथर्मल, प्रोसेस एडियाबेटिक तो मॉडुलस भी एडियाबेटिक, ठीक। तो मैंने तुम्हें बोला था ना मीडियम टू मीडियम मॉडुलस अलग होता है, तो इस वाले केस में मॉडुलस कौन सा रहेगा बोलो, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किससे इक्वल होता है, प्रेशर से इक्वल होता है, किससे, प्रेशर से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दो यहाँ पे, तो अब मुझे बताओ दोबारा से फटाफट बोलो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम क्या होता है, ई बाई रो, बट हमें पता है कि ई जो है वो किससे इक्वल है बोलो, प्रेशर से। ई किससे इक्वल है, अरे हाँ हाँ मत बोलो, सोच के बोलो, ई प्रेशर से इक्वल है, बताओ कैसे, ई क्या, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी, ठीक। बट हमारा जो मीडियम है उसका टेम्परेचर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो फिर जिस मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उस टेम्परेचर का इलास्टिसिटी मॉडुलस किससे इक्वल होता है, प्रेशर से, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। देखो प्रोसेस देखो, इलास्टिसिटी मॉडुलस जो है हमारे केस में क्या रहेगा बोलो, बल्क मॉडुलस, ये ई जो होगा वो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, राइट। और वो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किससे इक्वल होता है, प्रेशर से। तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि ये ई किससे इक्वल रहेगा, प्रेशर से, बिकॉज टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो फिर आप लोग ई के जगह पे पी लिख दो, राइट। और ये पी उठा के फिर आप फॉर्मूला में पुटअप कर दो, तो ई इज इक्वल टू, सॉरी वी इज इक्वल टू, ई के जगह पे क्या, पी, और नीचे कौन, रो, राइट। तो P की वैल्यू अभी आपको मैं पुटअप कर रहा हूं, P की वैल्यू जो है, P जो होता है वो होता है प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ एयर या प्रेशर ऑफ मीडियम। तो बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता नहीं होगा, हाँ नहीं वो वाला नहीं, प्रेशर को मेजर करने का एक फॉर्मूला है, वो लिख रहा हूं, तुम्हें पता नहीं होगा इसलिए तो लिख रहा हूं। फॉर्मूला है HDG, क्या फॉर्मूला है, HDG, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कौन सा प्रेशर होता है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तुम बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्यों लिख रहे हो आप, बिकॉज तो जो साउंड है वो एटमॉस्फेयर से जा रहा है ना, एयर से जा रहा है, तो प्रेशर भी कौन सा लेंगे, एटमॉस्फेरिक। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक एपैरेटस है, क्या है, एपैरेटस, तुम सीखोगे अगले साल, फ्लूइड नाम का चैप्टर है, मर्क्यूरी बैरोमीटर करके आता है आप, और एक मैनोमीटर करके आता है, तो आप ऐसे दो डिवाइसेस से आप सीखोगे, ठीक है। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो वो कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सब भूल जाओ, तुम बस इस फॉर्मूला पे जान दो, ठीक है। ये फॉर्मूला में जो H है वो होता है हाइट ऑफ मर्क्यूरी, क्या होता है बोलो, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, किसमें, कहा, तो उस एपैरेटस में, जो एपैरेटस ये प्रेशर मेजर कर रहा है, तो उस एपैरेटस में मर्क्यूरी का हाइट, तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद डी, डी को होता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग वो मर्क्यूरी बैरोमीटर को यूज करके मेजर करते हैं ना। और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तुम्हें पता रहेगा,
ओके, वो भी नहीं पता। ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है नहीं। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मेरे हिसाब से 13,600 कुछ है। दिया है कि नहीं आपके बुक में मालूम? यहाँ दिया हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो है वो है 0.76। ठीक है, क्लियर है क्या? सो इधर आन दो अब यहाँ पे। तो 0.76 मीटर ऑफ एच जी, ये तुम्हारा कि जो है वो क्या है बोलो? हाइट, हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर। डी ये डेंसिटी ऑफ बैरोमीटर है। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये सारे चीजें उठा के इधर पुटअप कर दो स्पीड के फॉर्मूला में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है बोलो? प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अच्छा, ये जो रो है वो किसका डेंसिटी है? तो ये जो नीचे जो रो है वो उस मीडियम का डेंसिटी है जिसमें से वो साउंड जा रहा है। तो साउंड किस में से जा रहा है बोलो? एयर में से। तो रो किसका डेंसिटी रहेगा? डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। ये मत बोलना सर डी मतलब भी डेंसिटी और रो मतलब भी डेंसिटी। हाँ भाई, ये जो पी मतलब पी कैलकुलेट कर रहे हैं, पी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी बैरोमीटर को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटी वो बैरोमीटर से रिलेटेड क्वांटिटीज है, राइट? दैट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डी इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। आपको बस प्रेशर मेजर करके इधर पुटअप करना है। और जो रो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम होता है, वो मीडियम जिसमें से साउंड जा रहा है। तो यहाँ पे साउंड किस में से जा रहा है? एयर में से। तो आप लोग एयर का डेंसिटी लोगे, ठीक है? ये सारी वैल्यूज इधर पुटअप कर दो। तो प्रेशर के जगह पे क्या पुट करोगे बोलो? रो, सॉरी, एच डी जी। और नीचे कौन है बोलो? रो। तो ये सारी वैल्यूज फटाफट पुटअप कर दो। एच की वैल्यू है 0.76, डेंसिटी है 13,600 और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। और आपके पास ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.293। ये सारी वैल्यूज आपको डायरेक्टली पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करते नहीं बैठने का, डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लो। रिजल्ट है दैट इज 279 ऐसा कुछ रहेगा। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, 279.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिजल्ट है एट एनटीपी ऑफकोर्स। ठीक है, इधर आन दो, मुझे पता है ये बाउंसर गया है। चलो इधर आन दो, बोलो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में साउंड का वेलोसिटी कितना होता है बोलो? साउंड का स्पीड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। ई है उस मीडियम का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस और रो है उस मीडियम का डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं मीडियम कौन सा ले रहा हूं? एयर। तो मुझे इधर एयर का मॉड्यूलस लेना पड़ेगा और एयर का डेंसिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। एयर का मॉड्यूलस कौन सा ले, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, कौन सा प्रोसेस है। तो न्यूटन ने बहुत सोचा और न्यूटन ने सोच के बोला कि भाई जब साउंड जाता है तो उस जो मीडियम है जहां से साउंड जा रहा है उधर का टेम्परेचर क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। टेम्परेचर ना चेंज होने वाली मीडियम को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। और जो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है उसका मॉड्यूलस क्या होता है? आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस बेसिकली किससे इक्वल है? प्रेशर से। तो इस ई के जगह पे क्या आने वाला है? प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या बना? फ्लो V इज इक्वल टू P अपॉन रो। P अपॉन टी की क्या है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ दैट एयर, एयर का प्रेशर। और नीचे क्या? डेंसिटी ऑफ एयर। तो बस ये दो चीजें कैलकुलेट करो, स्पीड आ गया। बस मैं वही तो कर रहा हूँ आगे चल के। तो ये देखो ई के जगह पे पी पुटअप कर दिया तो फॉर्मूला आया पी बाई रो। अब मुझे पी क्या है? पी चाहिए उस एयर का प्रेशर। अब एयर का प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो वही तो लिखा है फॉर्मूला मैंने, एयर का प्रेशर ऐसे निकालते हैं, एच डी जी। एच इज द व्हाट? हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मर्क्यूरी अचानक से कहां से आया? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए एक एपरेटस यूज होता है, वो कौन है? मर्क्यूरी बैरोमीटर। जैसे तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो पुराने टाइम पे थर्मामीटर यूज होता था और थर्मामीटर पे मर्क्यूरी या अल्कोहल होता है कि नहीं? तो थर्मामीटर में जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम लोग हाइट ऑफ मर्क्यूरी देखते हैं या फिर हाइट ऑफ अल्कोहल देखते हैं। अरे थर्मामीटर में अल्कोहल या फिर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी कैंसर करता है इसलिए आजकल मर्क्यूरी यूज नहीं होता और अल्कोहल यूज होता है, पता है कि नहीं? ओके, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, इसलिए ये सारी क्वांटिटी किसकी है? मर्क्यूरी बैरोमीटर से रिलेटेड क्वांटिटी है, बराबर है। बट ये सब देते क्या है आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको यहां पुटअप करना है, राइट?
तो P के जगह पे P का फॉर्मूला पुटअप किया, बोलो क्या है वो, एच डी जी। H की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, G की वैल्यू गिवन है, और रो जो है वो जिस मीडियम से साउंड जा रहा है उसका डेंसिटी, साउंड तो एयर से जा रहा है तो एयर का डेंसिटी भी गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, और कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू याद रखने का, कितना है बोलो, 279.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ द साउंड है किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग। दिस इज द स्पीड ऑफ द साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। क्लियर है क्या? बट हमने क्या किया, साउंड का स्पीड हमने प्रैक्टिकली भी मेजर किया। ठीक है, तुम बोलोगे वो कैसे किया, सिंपल है, हमने इको, इको तो सब जानते हैं, आपने साउंड प्रोड्यूस किया, थोड़ी देर के बाद जाके वो एक जगह पे जाके कोलाइड होके वापस क्या आया, रिटर्न आया। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो ये एक ऑब्स्टेकल है, तुम यहाँ खड़े हो और तुमने यहाँ से साउंड सेंड किया, अच्छा साउंड यहाँ से यहाँ तक गया, एक्स डिस्टेंस कवर किया, और वहां से साउंड लग के वापस रिटर्न आया, तो वापस कितना डिस्टेंस हुआ, 2x, x प्लस एक्स 2x। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2x। तो हमने वो डिस्टेंस लिख दिया ओके। और हमने स्टॉप वॉच लगाया था, जब हमने साउंड प्रोड्यूस किया तभी हमने स्टॉप वॉच ऑन किया था। तो और हमने जैसे साउंड हमें दोबारा सुनाई नहीं दिया तो हमने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। साउंड दोबारा सुनना मतलब क्या, साउंड जाके वापस आना, तो उसका टाइम भी आपको पता चल गया है ना। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहां से क्या आ जाता है बोलो, स्पीड। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली भी स्पीड मेजर किया था। प्रैक्टिकल स्पीड आता है अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है, 332 मीटर पर सेकेंड। और न्यूटन ने कितना बोला है बोलो, 279.9 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। एरर होता है बट इतना बड़ा नहीं होता, वो 332 है, और ये अराउंड कितना है, 279, ऑलमोस्ट 17 to 18% का एरर है, राइट। सो आपके बुक में 16% का एरर बोला है, कितना एरर, 16% एरर, मतलब जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो थियोरेटिकल वैल्यू है उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। तो एरर ऑलमोस्ट 16% का एरर है, ये बहुत ज्यादा एरर है, समझा क्या। इसीलिए न्यूटन के फॉर्मूला को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो जो रीडिंग देता है, वो जो साउंड का स्पीड देता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू से काफी कम है। तो वहां से पता चला इस न्यूटन के फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो एरर है, जिसके वजह से उसके फॉर्मूला से जो वैल्यू आती है वो प्रैक्टिकल वाले वैल्यू से काफी कम है, राइट। तो मैं इधर लिख रहा हूं विच इज 16% लोअर, around 16% lower than the speed of sound measured practically। तो जब हमने साउंड का स्पीड प्रैक्टिकली मेजर किया तो उससे ये कितना परसेंट कम आया, ऑलमोस्ट 16%, बराबर है। तो आपको अगर इतना डिफरेंस रहेगा तो हम लोग उस वैल्यू को करेक्ट वैल्यू तो नहीं बोल सकते। तो अब ये न्यूटन का फॉर्मूला तो आया है बट ये इनकरेक्ट है, राइट, इसमें कुछ तो रॉन्ग है, राइट। और वो क्या रॉन्ग है वो किसने बताया, लैपलास ने। तो जिसने बताया उसको बोला गया, उस फेनोमेनन को बोला गया लैपलास करेक्शन। क्या बोलेंगे, लैपलास करेक्शन। तो अब मैं लैपलास करेक्शन क्या है वो समझाता हूँ, फिर दोनों एक साथ लिखते बैठो तुम लोग। तो आगे लिखेंगे लैपलास करेक्शन, लिख दो या फिर जगह छोड़ दो और इसको देख लो, लैपलास करेक्शन, ठीक है, ओके। तो कॉन्सेंट्रेट करना। तो अकॉर्डिंग टू लैपलास, दैट इज propagation of sound is fast process, hence there is no exchange of heat during formation of compression एंड rarefaction। ये सब क्या है समझाता हूं मैं, पर तुम्हारे बुक में इतना डिटेल दिया है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। 10 एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग compression is not transferred to medium या सराउंडिंग, ठीक है। 10
propagation of sound is a adiabatic process. चलो इधर आने दो अभी, इधर आने दो, चलो लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, इधर आने दो, इधर आने दो। ओके, न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग जब साउंड वेव जाता है तो टेम्परेचर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, बराबर है। बट तुम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं, ये न्यूटन ने सोचा ही क्यों, मतलब व्हाई व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, बराबर है। तो काफी सिंपल है, देखो साउंड जब जाता है तो कहीं पे कंप्रेशन बनता है, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन बनता है। कंप्रेशन जब बनता है तो बहुत सारे पार्टिकल छोटे से जगह में होते हैं, और जब बहुत सारे पार्टिकल एक छोटे से जगह में रहेंगे तो आपस में क्या होंगे, कोलाइड, हरा या नहीं। और कोलाइड जब होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, नहीं होगी। मम्मी ने कान के नीचे बजाया तो हीट गर्म होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, घर पे आके चेक कर लो। सो जब भी कोलिजन होता है क्या प्रोड्यूस होती है, बोलो, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर इतनी सी जगह में इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पार्टिकल थोड़ी सी जगह में जमा हो जाएंगे तो वो उनके कोलिजन तो बहुत सारे होंगे, तो हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो कंप्रेशन के टाइम पे क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स्ट्रा हीट, किसके कंपैरिजन में, सराउंडिंग के कंपैरिजन में, राइट। बट रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे ऐसा कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होता नहीं है। इसका मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन एज अ जगह, मतलब कंप्रेशन ये जो जगह है वहां पे हीट ज्यादा होगी और वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। और रेयर फ्रैक्शन जो है वहां पे पार्टिकल कम है, कोलिजन कम, तो हीट भी कम, तो उस जगह का टेम्परेचर भी कम, राइट। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर साउंड धीरे धीरे प्रोपोगेट हो रहा है, साउंड अगर धीरे धीरे जा रहा है तो जो एक्स्ट्रा हीट आई उसको सराउंडिंग को देने के लिए टाइम मिलेगा। जैसे तुमने एक चाय का गरम कप लिया और इधर रखा, और वो चाय जो है वो 2 मिनट के बाद पीने के लिए शुरू किया, बराबर है। तो उसमें जो हीट है वो सराउंडिंग को जाने के लिए टाइम मिला होगा, तो चाय थोड़ा ठंडा हो गया रहेगा या वार्म हो गया रहेगा हॉट से, बिकॉज देर वॉज इनफ टाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, बराबर है। बट जैसे ही गर्म चाय कप में डाला और इमीडिएटली पीने के लिए बोला, तो क्या वो तुम्हें वार्म लगेगा, तो आपको तो वहां पे काफी सारा इंजुरी हो सकता है, बिकॉज हीट को जाने के लिए क्या नहीं मिला है, टाइम नहीं मिला है। तो अब वापस से समझो, जब हीट को जाने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा हीट किसको चली जाती है, सराउंडिंग को, और वो कंप्रेशन का टेम्परेचर सराउंडिंग के जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट वो किसको देगा, सराउंडिंग को। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो वापस से, कंप्रेशन के पास एक्स्ट्रा हीट होती है, तो मान लो कंप्रेशन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो किसके पास हीट ज्यादा है, कंप्रेशन के पास, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग के पास टेम्परेचर कम है, तो अभी कंप्रेशन अपनी हीट किसको देगा, सराउंडिंग को देगा। अरे आया नहीं, और तुम में से कोई बोलेगा सर फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, अरे नहीं बढ़ेगा भाई, सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है कि नहीं। उसको ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, काफी बड़ा ना, सराउंडिंग तो सब कुछ आ गया ना, ये रूम, तुम्हारी बॉडी, सब कुछ हो गया। सो देयरफॉर सराउंडिंग बड़ा है, उसको हीट लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो वापस कंप्रेशन के पास जो एक्स्ट्रा हीट है वो किसको दे देगा, सराउंडिंग को, और अपना टेम्परेचर वापस 45 कर देगा, बराबर है। अब आता है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे हीट तो बहुत कम होती है, राइट, मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या है, कम है। तो मान लो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, तो सराउंडिंग से कम है, तो वो सराउंडिंग से हीट अभी लेगा, समझा, और अपना टेम्परेचर कर देगा 45। तो पहले भी कंप्रेशन के टाइम पे भी टेम्परेचर कितना हो गया था, 50 से 45, और इधर 40 से 45, मतलब टेम्परेचर क्या रहा, मेंटेन रहा। तो टेम्परेचर मेंटेन रहना मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, ये कब होता है, जब एक्स्ट्रा हीट दी जाती है या ली जाती है, राइट। न्यूटन ने यही सोचा कि साउंड का प्रोपोगेशन धीरे धीरे होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा हीट बनी कंप्रेशन के पास, तो वो देने के लिए टाइम है, इनफ टाइम है, किसको, सराउंडिंग को। और रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे जो हीट चाहिए वो लेने के लिए भी टाइम है, कहां से, सराउंडिंग से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड स्लो प्रोसेस है, तो जो एक्स्ट्रा हीट आई कंप्रेशन के टाइम पे वो दी जाती है और अपना टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है, और जो रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे हीट चाहिए वो ली जाती है और टेम्परेचर अगेन किया जाता है मेंटेन। बट लैपलास ने बोला ये ट्रू नहीं है,
साउंड बहुत फास्ट जाता है, तो साउंड अगर बहुत फास्ट जाता है तो साउंड जाने के टाइम पे क्या प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। बट कंप्रेशन के पास तो एक्स्ट्रा हीट है, बट साउंड फास्ट जाता है तो कंप्रेशन को हीट देने के लिए टाइम नहीं है, तो कंप्रेशन का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना, 45 डिग्री सेल्सियस, 45। तो कंप्रेशन का टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, और सराउंडिंग का हीट कम है। बट अभी जो तुम्हारा कंप्रेशन जो है वो अपनी हीट किसको नहीं देगा, सराउंडिंग को। क्यों नहीं देगा, क्योंकि टाइम नहीं है, गर्म चाय डायरेक्टली पीने के लिए बोला, टाइम ही नहीं है हीट जाने के लिए। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लैप्लास, साउंड के जाते टाइम हीट एक्सचेंज होती, जितनी भी एक्स्ट्रा हीट है कौन अपने पास रखता है, बोलो, कंप्रेशन आप एक्स्ट्रा हीट अपने पास रखता है। और अगर रेयर फ्रैक्शन के पास हीट कम है तो उसको लेने के लिए भी टाइम नहीं है, कंप्रेशन के पास एक्स्ट्रा हीट है उसको देने के लिए टाइम नहीं है, और रेयर फ्रैक्शन के पास हीट कम है उसको सराउंडिंग से लेने के लिए टाइम नहीं है। मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है और रेयर फ्रैक्शन का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, तो टेम्परेचर अलग अलग है कि सेम है, तो फिर इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अब बताओ, न्यूटन ने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जब होता है तो टेम्परेचर को क्या लिया था, कांस्टेंट, और लैप्लास ने बोला टेम्परेचर क्या नहीं होता, तो यही है फर्क दोनों में। तो अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू लैप्लास, ये अभी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल नहीं है। तो आइसोथर्मल नहीं तो कौन सा है फिर, एडियाबैटिक है ना, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो अभी वो कौन सा प्रोसेस हुआ, बोलो बोलो, एडियाबैटिक। न्यूटन ने उसको कौन सा प्रोसेस बोला था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस था इसलिए आइसोथर्मल मॉडुलस लिया था। अब ये प्रोसेस अगर एडियाबैटिक हुआ तो मॉडुलस भी कौन सा, तो वो ई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो ई की वैल्यू चेंज होगी ना, तो वही करेक्शन है यहाँ पे। तो लिख लो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलो, हाँ क्या लिखा है मैंने, देखो, अकॉर्डिंग टू लैप्लास प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज फास्ट प्रोसेस, हेंस देयर इज नो, देयर इज बोला है मैंने, देयर इज नो, राइट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, exchange of heat during formation of compression and rarefaction। compression और rarefaction के टाइम पे जो हीट फॉर्म होती है वो एक्सचेंज करने के लिए टाइम नहीं है। 10 एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस हुई वो किसको ट्रांसफर नहीं हुई, बोलो, सराउंडिंग को ट्रांसफर नहीं हुई। तो अगर हीट ट्रांसफर नहीं हुई और हीट बॉडी के पास ही है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो हीट टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। तो 10 प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो मेन डिफरेंस क्या है, बोलो ना, मेन डिफरेंस लैप्लास में और न्यूटन में क्या, कांस्टेंट, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था, यहाँ पे यही है, बस खत्म है यहाँ पे। सो मैं इधर लिख रहा हूँ आगे, 10 एडियाबेटिक मॉडुलस, adiabatic modulus must be considered। तो एडियाबेटिक मॉडुलस क्या होता है, सुन लो भाई, एडियाबेटिक मॉडुलस होता है ग्यामा इंटू पी। क्या होता है, ग्यामा इंटू पी। व्हाट इज ग्यामा, पूछो मुझे, व्हाट इज ग्यामा, अभी वापस कॉलेज को गाली देने। हाँ, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई, बोलो ग्यामा, इधर आन दो, ग्यामा क्या है, ग्यामा है सीपी अपॉन सीवी। क्या है ग्यामा, और उसकी वैल्यू एयर के लिए 1.41 होती है, उसकी वैल्यू एयर के लिए 1.41 होती है। और पी क्या है, तो पी वही पुराना एच डी जी, प्रेशर ऑफ
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ मीडियम या प्रेशर ऑफ एयर, व्हाटएवर, और उसका फॉर्मूला लेंगे HdG। ठीक है, ये सीपी और सीवी बताए तो, या फिर पहले एक फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताता हूँ सीपी और सीवी। तो फॉर्मूला कंप्लीट कर लो वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, जल्दी जल्दी इधर आने दो सब लोग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई बाई रो। अभी ई के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, ई के जगह पे लिखेंगे ग्यामा पी बाई रो। ग्यामा कितना रहेगा बोलो, 1.41। पी की वैल्यू तुम जानते ही हो, क्या था पी की वैल्यू 0.76, फिर डी, रुक 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 पहले मुझे फॉर्मूला लिखने दे, ग्यामा एच डी जी अपॉन रो। तुम्हें समझा ना, ये एच डी जी मैंने कहां से लाया, प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया, और अभी वैल्यू लिख देंगे। तो ग्यामा की वैल्यू 1.41, 0.76, बी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600, जी 9.8, और नीचे 1.27, 9.8, ये 1.2, अरे डेंसिटी ऑफ एयर बोलो ना, 1.9, 1.293। ओके, अगर ये सब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 332.9 समथिंग कुछ आता है, 332.3 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और वो अप्रोक्सीमेटली हमारे इससे मैच करती है प्रैक्टिकल वैल्यू से। प्रैक्टिकल वैल्यू भी 332 के आसपास था ना, 332 या 333 के आसपास था। सो फर्क किसका है, इस ग्यामा का फर्क है, राइट। ग्यामा क्या है, एडियाबेटिक रेशियो, कहीं पे, हाँ बताता हूँ। सो ग्यामा जो है वो एडियाबेटिक कांस्टेंट है या एडियाबेटिक रेशियो है। एडियाबेटिक कांस्टेंट या फिर एडियाबेटिक रेशियो, ठीक है। होता क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो इधर आने दो 2 मिनट के लिए। हाँ, तुमको 10th में हीट चैप्टर था, रट्टा मारा ही होगा, समझा तो नहीं होगा। तो अब ध्यान दो, अब यहाँ पे सपोज हमारे पास एक गैस है, सपोज एक वेसल है, उस वेसल में हमने गैस फिलअप किया, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं इस गैस का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको हीट लगेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर पहले जितना था, अगर फिलहाल टेम्परेचर अगर टी है, तो उसमें हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो आप सुनते रहना, क्या है सीपी और सीवी। सीपी है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ गैस टू increase its temperature by 1 degree Celsius at constant temperature. It's called, देख लो गुदो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट देना पड़ेगा पर यूनिट मास ऑफ गैस, मतलब 1 यूनिट मास ऑफ गैस को कितना हीट देना पड़ेगा, राइट। क्यों देना है बट, वो इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस से, राइट। बट उसका क्या कांस्टेंट रखना चाहते हैं, प्रेशर, क्या कांस्टेंट रखना चाहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, बट क्या बढ़ाना है बोलो, टेम्परेचर, राइट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब भी ये चैप्टर आएगा तब आपको पक्का देखोगे कि कॉलेज में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा या आएगा, ये डेफिनेशन, ठीक है। सो ये हो गया सीपी। दूसरा है सीवी। व्हाट इज सीवी, बिल्कुल सेम, बस कांस्टेंट प्रेशर के जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट और वी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। दोबारा लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ गैस टू इंक्रीज
इट्स टेम्परेचर, इट्स मतलब वो गैस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट्स कॉल्ड ये आगे का जो भी है क्या लिखेंगे बोलो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और सीपी हमेशा बड़ा होता है सीवी से, समझा दूंगा उस चैप्टर में आप। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर वाला हीट हमेशा ज्यादा होता है किससे? कांस्टेंट वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये सीपी हमेशा ज्यादा होता है। और एयर के लिए जो वैल्यू होती है फॉर एयर सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू 1.41 होती है। एयर में भी अलग अलग टाइप है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, बट तुम्हारे बुक में इतना सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया, वो ट्वेल्थ में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। ये कितना सिंपल है, तुमको दोनों रट्टा मारने की जरूरत है, एक ही रट्टा मारने की जरूरत है? रट्टा तो एक भी मारने की जरूरत नहीं, बस ऐसा याद रखो क्या बढ़ाना है, मालूम नहीं क्या बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है। कितने डिग्री सेल्सियस से? अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, उसके लिए क्या लगेगी? तो बस कितनी हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना? इसको पर यूनिट गैस को, पर यूनिट मास ऑफ गैस, एक यूनिट मास ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी हीट लगती है एट कांस्टेंट प्रेशर वो हुआ तुम्हारा सीपी, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हुआ तुम्हारा सीवी। और बस इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, और क्या। नहीं आता आंसर? अच्छा, एयर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1.41। ठीक है, अब ये डेरिवेशन भी लिख लो, और पक्का है न्यूटन्स फॉर्मूला आएगा है, न्यूटन्स फॉर्मूला और लैपलास करेक्शन। देखो ये हाँ, वही इसलिए तो आएगा, ये फिर किसके लिए आएगा? वैल्यू पूछने के लिए आएगा। हाँ, वैल्यू कोई नहीं देंगे वो लोग, वैल्यू तुमको याद ही करनी पड़ेगी। तुमको याद ही करना पड़ेगा कि हाइट ऑफ मर्क्यूरी 0.76 लेना है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 लेना है, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्या हो गया, टाइम हो गया कि लेक्चर हो गया कि कंसेप्ट हो गया? अरे तुम लोग एक इधर आंदो यार, तुमको क्या नहीं समझा बोलो अभी, जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ भी नहीं समझा? हाँ बोलो ना। जब जब ट्रांसवर्स वेव कैसे पास होता है, तो ट्रांसवर्स वेव जब पास होता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन तो नहीं बनते, इसलिए डेंसिटी और प्रेशर में कुछ चेंज। लॉन्जिट्यूडिनल वेव जब पास होता है कैसे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है, इसलिए प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है? चेंज होता है। ये 3 डायमेंशनली जाता है साउंड, इसलिए साउंड को आप एक डायरेक्शन में ये नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए साउंड वेव या लॉन्जिट्यूडिनल वेव पोलराइज नहीं होता। पर ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? पोलराइज, वो तो रस्सी में जाता है ना, रस्सी को एक साइड से पकड़ लोगे तो पोलराइज हो जाएगा। अच्छा, और ये सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड से पास हो सकता है, लिक्विड के सरफेस से पास होता है, सॉलिड में से तो पास हो ही जाता है, रस्सी में से पास होता है ना। और साउंड का या लॉन्जिट्यूडिनल वेव का ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं से भी पास हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास हो सकता है। उसके बाद जब अगर अगर आपको मैकेनिकल वेव कैसे पास करनी है, तो पार्टिकल आगे पीछे होने चाहिए, मतलब इलास्टिक होना चाहिए, और पार्टिकल सब जगह होने चाहिए, तभी तो वेव आगे बढ़ेगी। ओके, उसके बाद वेव के पास मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया, क्योंकि पार्टिकल आगे जाके वापस कहाँ आना चाहिए, क्योंकि फिर वेव बार बार जानी चाहिए ना। एक ही बार वेव गई, मतलब एक बार बोल दिया, अब दोबारा जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे पास नहीं पहुंच रहा, ऐसा कैसे चलेगा? राइट? नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे हेलो बोला, अब बाय भी बोलने का है, तो हेलो सुनाई दिया, बाय भी तो सुनाई देना चाहिए। वो कब होगा? जब मैंने पहला पार्टिकल जो आगे भेजा वो वापस जाके कहाँ आया? पीछे। तो फिर अभी दूसरा वर्ड बोलने के लिए अभी वापस पार्टिकल अवेलेबल होना चाहिए ना, इसलिए मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम के पास क्या होना चाहिए? एनर्शिया, कि पार्टिकल आगे जाके वापस कहाँ आए? पीछे, सो दैट दोबारा वो एनर्जी को कैरी करे। और तीसरा, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए,
क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी और वेव ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं। ठीक है, सो इसीलिए तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से तुम्हारे 4 किलोमीटर घर पे आवाज थोड़ी जाता है। क्यों नहीं जाता? तुम बोलोगे जोर से नहीं बोल रहे इसलिए नहीं जाता। अरे वैसा नहीं है भाई, जोर से नहीं बोल रहे, हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो बीच में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है ना। रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती। अभी भी नहीं समझा? हाँ समझेगा, दिमाग तो है नहीं है। अच्छा, ये आपके वेव का इक्वेशन है, ये ऐसा क्यों आया मैं समझा चुका हूँ, इसमें मेरे में पेशेंस नहीं दोबारा बताने के लिए। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, फॉर्मूला में स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी है। जितना टाइट मीडियम रहेगा उतना फास्ट वेव जाएगा, और पतला होना चाहिए इसलिए लीनियर मास डेंसिटी कम होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये स्पीड ऑफ साउंड का, राइट। वो स्पीड ऑफ साउंड में अगेन ई आता है, तो ई जो है वो इलास्टिसिटी मॉडुलस है, बट इसकी वैल्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, ई की वैल्यू प्रेशर से इक्वल रहती है, और प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो ई की वैल्यू गामा पी से इक्वल रहती है। वापस, प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो पी से इक्वल, और प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो गामा और पी से इक्वल, राइट। इसीलिए तो न्यूटन के फॉर्मूला से वैल्यू अलग आई और लैप्लास के फॉर्मूला से वैल्यू अलग आई। किसकी वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से नियरर थी? लैप्लास की। लैप्लास वाज मच क्लोजर, राइट। तो क्योंकि लैप्लास ने प्रोसेस को एडियाबेटिक लिया था। लैप्लास ने, अच्छा न्यूटन ने क्या गलत किया बोलो? अगर कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन का फॉर्मूला कहाँ रॉन्ग गया, तो न्यूटन कंसिडर्ड दैट ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड हीट क्या नहीं होती, नहीं, हीट एक्सचेंज होती है। दैट इज वाई टेम्परेचर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। या सिंपल इतना याद रखो, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। अरे नो चेंज इन टेम्परेचर मतलब हीट एक्सचेंज होना, उल्टा है, हीट एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज, और हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा। अरे किसी को हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, और उसमें से हीट मतलब बाहर आने का जगह नहीं है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर टेम्परेचर हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा, और हीट एक्सचेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के दौरान टेम्परेचर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। दैट इज वाई उसने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को आइसोथर्मल प्रोसेस लिया। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान उसने ई की वैल्यू किसके बराबर ली, पी के बराबर, और फिर वो सब वैल्यू पुटअप करके उसका आंसर कितना आया बोलो, 279.9, जो आपके प्रैक्टिकल वैल्यू से काफी कम था। बट बाद में लैप्लास ने क्या किया, लैप्लास ने बोला कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं, साउंड जब जाता होगा तो बहुत बहुत फास्ट जाता है, इसलिए हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम मिलता नहीं है। हीट एक्सचेंज नहीं होता मतलब टेम्परेचर क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए उसने प्रोसेस को कौन सा लिया बोलो, एडियाबेटिक। और अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है, प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक, ओके, तो हम लोग जो मॉड्यूलस लेंगे वो कौन सा लेंगे, एडियाबेटिक मॉड्यूलस। और एडियाबेटिक मॉड्यूलस मतलब ई के जगह पे पी के साथ साथ कौन आएगा, ग्यामा, ग्यामा और पी दोनों आएंगे। ग्यामा की वैल्यू 1.41 है एयर के लिए। ये सब कुछ हमने पुटअप किया और वैल्यू जो हमारे पास आई वो 332.3 मीटर पर सेकेंड इतनी आई। नहीं समझा, बाउंसर गया, ओके। और ये वैल्यू मच क्लोजर टू द क्या है बोलो, प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू के मच क्लोजर है, राइट। और उसके बाद ग्यामा क्या होता है, ये सॉरी सीपी क्या है, सीवी क्या है, ये भी समझा दिया। सीपी क्या है, मोलर सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। होता क्या है, कितना हीट लगेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सीपी। और टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द per unit mass to increase the temperature of gas by 1 degree Celsius at constant volume, वो सीवी है, राइट। और आपको याद रहना चाहिए कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.41। कुछ डाउट है यहाँ पे? और ये लास्ट के 2 पार्ट पक्का एग्जाम में आएंगे, श्योर है? ओके, अगले लेक्चर में चैप्टर में खत्म कर दूंगा, ठीक है। 333 के आसपास।